हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरियल वॉल्यूम 3 के बुक से बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे समान अध्ययन प्रश्न पत्र 6। इससे पहले 5 जो समान अध्ययन प्रश्न पत्र है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो यह सेट है उसका कटअप जो है वो 73 रहने वाला है। यह जो 73 कटअप है ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। ओबीसी एससी एसटी और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अपना कट ऑफ इसके रिस्पेक्टिव में थोड़ा कम जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है कौशिक बसु, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिक बसु को। कौशिक बसु की अगर बात करते हैं तो कौशिक बसु जो है वो 2009 से लेकर 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। आगे कह रहा है कि विश्व रैबिज दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व रैबिज दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर से मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में जो इसका थीम था वो था रैबिज फैक्ट्स नॉट फियर। वहीं रैबिज से एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी हाल ही में गोवा जो है वो भारत का पहला रैबिज मुक्त राज्य बना है। आगे कह रहा है कि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो नालंदा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में। और कब किया गया है? नवंबर 2021 में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसार साइट्स हैं। देखिए टोटल रामसार साइट्स की अगर बात करते हैं तो भारत में अभी कितने हैं? 46 हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। और कितने हैं? तो 8 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन चुका है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा है। तो भारत सरकार जो है वो स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य जो है वो 2024 तक रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2024 तक। 2024 तक और भी कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2024 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो कपास पर अब जो सीमा शुल्क था उसको 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। कपास की अगर बात करते हैं तो कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चाइना। और भारत में अगर राज्यों में बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। इसका स्थापना जो है वो 1992 में किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन, तो वो फिर उनका नाम हो जाएगा जयंती पटनायक। आगे कह रहा है कि हाल ही में केन्या के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो उनका नाम है मार्था कूम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्था कूम। वहीं केन्या की अगर बात करते हैं तो केन्या जो है वो एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी जो है वो है नैरोबी। आगे कह रहा है कि हेलिना क्या है। हेलिना की अगर बात करते हैं तो हेलिना एक रक्षा उपकरण है जिसको कि भारत में विकसित किया गया है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो काकोरी कांड का नाम बदलकर अब कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत जो है वो किस राज्य सरकार ने किया है। तो यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत किया है। उत्तराखंड सरकार से और याद रखिएगा मिशन हौसला एक है जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और साथ ही साथ बातसल योजना भी जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो कानून एवं न्याय मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला शतरंज अकादमी जो है वो भुवनेश्वर में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से याद रखिएगा, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भी जो है वो भुवनेश्वर में ही खोला गया है, और भारत का पहला फायर पार्क भी भुवनेश्वर में ही खोला गया है। आगे कह रहा है कि हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो हिट कोविड ऐप को बिहार सरकार ने जारी किया है, और इसका उद्देश्य जो है वो कोविड-19 रोगियों की निगरानी रखने के लिए है। बिहार सरकार जो है वो कोविड-19 के लिए एक और ऐप लॉन्च किया है, वो भी याद रखिएगा। उस ऐप का नाम है संजीवन ऐप। आगे कह रहा है कि भारत ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है वो रूस के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो यह जो है वो अंगूर की एक किस्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर का, और इसे जो है वो अंगूर का सर्वश्रेष्ठ किस्म जो है वो माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश था उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो यह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। इसमें टोटल देश जो है वो 206 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका जो है वो 113 मेडल के साथ पहले नंबर पे रहा है, और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत जो है वो 7 मेडल के साथ 48वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन जो है वो नागोया जापान में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इससे पहले 2022 में होगा। 2022 में जो होगा वो 19वां एशियाई खेल होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो चीन में किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? तो वो बना है न्यूजीलैंड, और किसको हराकर? फाइनल में भारत को हराया था, और वो पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया था। आगे कह रहा है कि भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर का नाम है संकल्प गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्प गुप्ता। अच्छा, एक नाम अभी रिसेंटली ज़्यादा फेमस हुआ था, राजा ऋत्विक। ये कौन थे? ये 70वें ग्रैंड मास्टर थे। तो 70वां अगर पूछेगा तो राजा ऋत्विक, और 71वां पूछेगा तो संकल्प गुप्ता। आगे कह रहा है कि 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है वो इस उपग्रह का नाम है, यह जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है इसका नाम है गुआगंबू। ठीक है, गुआगंबू, और इसको लॉन्च किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चाइना जो है वो इसे उत्तरी चीन प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शंकराचार्य, जो कि भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 87। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 87। पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे स्वीडन, और इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का जो स्थान है वो है चौथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो वो बना है अंडोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोरा। IMF की अगर बात करते हैं तो IMF की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और इनके अभी हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू कब किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो इसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1969 से लेकर 1974 तक था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना जो है वो डियर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था।
और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरण आय होती है, तो अंतरण आय का अभिप्राय देखिए अनर्जित आय से है, जिसमें सरकारी पेंशन, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान जो है वो करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनर्जित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1964 में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किसके द्वारा किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो CSCP यानी कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल और कार के मांग के बीच का प्रतिलोम क्या होगा। तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि पेट्रोल का दाम जितना बढ़ेगा कार की मांग में उतना गिरावट आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाइके अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितने कैलोरी की मात्रा निर्धारित की है। देखिए याद रखिएगा, बाइके अलग समिति का गठन हुआ था 1979 में, और यह जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी जो है वो निर्धारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो वो है गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1465 किलोमीटर है, और इस नदी का जो उद्गम होता है वो नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है, और बरघा, प्राणहिता, इंद्रावती ये सब जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो यह जो है वो ज्वारीय वन की है। सुंदरीय वृक्ष जो है वो ज्वारीय वन का एक विशिष्ट उदाहरण है। ज्वारीय वृक्ष मुख्यतः भारत के पूर्वी तट क्षेत्रों में मिलता है, और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो शून्य मील केंद्र यानी कि 0 माइल सेंटर नागपुर को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नागपुर जो है वो संतरों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पर्वत जो है वो हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। तो हिमालय श्रृंखला का भाग हिंदू कुश तो है, कुनलुन भी है और काराकोरम भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो वो है K2, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर या लूनी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्लर। और इसका विस्तार जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ये सब राज्यों में है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन एक जो है वो कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं। तो IR-20 और रत्ना जो है वो धान की दो प्रमुख किस्में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धान। इसके अलावा भी और नाम याद रखिएगा, जैसे जया, पूसा, हेमा, राजेश्वरी, ये सब भी धान की प्रमुख फसलें मतलब किस्में हैं। धान के उत्पादन यानी धान या चावल के उत्पादन की बात कीजिएगा तो चीन जो है वो देशों में सबसे प्रथम उत्पादक है, और पश्चिम बंगाल है भारत में राज्यों में सबसे बड़ा उत्पादक। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाले स्थान निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे कम वर्षा जो है वो लेह में, और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वो मानसीराम में। क्लियर है। लेह से याद रखिएगा, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे भी लेह में, और भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की उर्वरकता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल लगाई जाती है। तो देखिए, जो दलहन वाला पौधा होता है वो लगाया जाता है। उड़द हो गया, चना हो गया, ये सब फसल को उगाने से भूमियों की उर्वरकता क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़द। फिर कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड कारखाना है, दूसरे साइड राज है। तातीपाका की अगर बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। कोयली गुजरात के साथ। नागापट्टिनम की अगर बात कीजिएगा तो यह तमिलनाडु के साथ, और नुमालीगढ़ की अगर बात कीजिएगा तो यह असम के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN है क्या एक्चुअली। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में
और IUCN द्वारा जो है वो प्रतिवर्ष एक रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव जो है वो जिन पर अस्तित्व का संकट होता है उसके नाम जो है वो दर्ज किए जाते हैं, और इसका मुख्यालय जो स्थित है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। आगे कह रहा है रामसार संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। देखिए रामसार संधि जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, जिसका आयोजन जो है वो 1972 में किया गया था, और भारत जो है वो 10 वर्ष बाद यानी 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। और सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामसार सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील जो है वो किस राज्य में है। तो डिपोर झील जो है वो रामसार सूची में लिस्टेड है, और यह स्थित कहाँ है, यह असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। भारत में भी फिलहाल देखिएगा तो 46 स्थल जो है वो इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 2021 में जो इसका थीम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। क्लियर है। और ऑप्शन की बात कीजिएगा तो यहाँ से 5 जून एक इंपॉर्टेंट है, 5 जून को याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आगे 3-4 मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो 5 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशन जो है वो PDF के लास्ट में अटैच मैं कर दिया हूँ, वो आप जाकर PDF जहाँ ले सकते हैं, वहाँ उसके लास्ट में इसका सॉल्यूशन जो है वो अटैच्ड है। PDF के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो यह जो है वो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है वो 5वीं अनुसूची में है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित है। क्लियर है। तीसरी अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसमें पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का विवरण है, और चौथी अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्लियर है। अनुसूचियों की बात कीजिएगा तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो यह मैच करेगा संविधान के भाग 3 के साथ, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य यह मैच करेगा संविधान के भाग 4 क के साथ, अनुच्छेद 51 क के तहत। और निर्वाचन की अगर बात कीजिएगा तो यह भाग 15 के साथ मैच करेगा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। और आपात उपबंध की बात कीजिएगा तो यह जो है वो भाग 18 के साथ मैच करेगा, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। न्यायिक समीक्षा, हाँ यही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है वो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 14 है जिसमें यह कहा गया है कि विधि के समक्ष सम्मता, वही जो है वो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, क्योंकि यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। आगे कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो देखिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और अगर राज्य का मंत्रिपरिषद अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए ग्राम पंचायत के लिए अगर चुनाव लड़ेगा तो 21 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेगा तो 25 वर्ष, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
तो संविधानों को पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीयों का मूल अधिकार नहीं है, यह पूछ रहा है। कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7, लेकिन फिर संपत्ति के अधिकार हट जाने के बाद अभी वर्तमान में 6। आगे कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भी नहीं। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत के निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करते हैं तो उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, अगर पूछ ले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरह ही महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान में बात कीजिएगा तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा, जो कि 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और बाद बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त की बात कीजिएगा तो एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरा का नाम है राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। आप लोग एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो वो करती है लोक लेखा समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होता है वो राज्यसभा से होता है। इसको लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। CAG की बात करते हैं तो वर्तमान में अभी जो है वो 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किलो खरी को अपनी राजधानी के शासक ने बनाया था। तो देखिए जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था वो खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 में और किलो खरी को अपनी राजधानी बनाता है। फिर 1296 की बात है जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की उसका जो भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खिजर खां। और यह कौन था? यह तैमूर लंग का सेनापति था और यह जो था वो सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण करता है और नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर जो है वो भेजता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने बिहार को कब जीता था। तो देखिए अकबर जो है वो बिहार और बंगाल को 1574-76 में जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फिर जब ये बिहार जीतता है उस समय बिहार का शासक कौन था। तो उस समय बिहार का शासक था दाऊद खां और अकबर फिर जो है वो यहाँ का सेनापति जो है वो मुनीम खां खान खाना को बनाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर आमेर को कब जीता है। तो 1562 में। मेवाड़ को कब जीता है। तो 1568 में। और सिंध विजय कब किया था। तो 1593 में। आगे कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर 1657 तक। शाहजहां जो है वो दिल्ली का लाल किला बनवाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया जाता है। याद रखिएगा मयूर सिंहासन का निर्माण भी जो है वो शाहजहां ने ही करवाया था और इसका मुख्य कलाकार जो था वो था बेबादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो था समुद्रगुप्त।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो परम भागवत के अलावा अश्वमेधकर्ता और विक्रमंक की भी उपाधि जो है वो धारण किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको कविराज भी कहा जाता था। यह जो था वो विष्णु का उपासक था। आगे कह रहा है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतपथ ग्रंथ जो है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सतपथ ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। सतपथ ग्रंथ में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है वो कहा गया है। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण देखिए, विष्णु पुराण अगर पूछे तो मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण पूछे तो आंध्र सातवाहन वंश से, और वायु पुराण पूछे तो गुप्त वंश से। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब, 1780 से लेकर 1784 तक। अब बताइए कौन था भारत का गवर्नर जनरल। उस समय था वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का टेन्योर कब से कब, 1774 से लेकर 1785 तक। क्लियर है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स हो गया। और फिर यह युद्ध आगे जाके मैंगलोर की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त होता है और इसी में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है 1782 में। ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, तृतीय के अगर पूछे तब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था, तब था कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पूछे तब कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है वो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो यह जो है वो LER रीच के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डिजरायली क्या कहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। इन्होंने यह कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। TR होम्स किस क्या कहा था। तो TR होम्स कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। और BD सावरकर, तो BD सावरकर के द्वारा कहा गया था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। नौसेना का विद्रोह 1946 सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 सही है। पूना पैक्ट 1931 गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एरवदा सेंट्रल जेल में। इसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके 71 के बदले 148 स्थान जो है वो सुरक्षित रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो वो गाया गया था 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, उसमें गाया गया था, जो कि 12वां अधिवेशन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे विलियम कैरी, और यह जो था वो बंगाल का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि 1818 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। तो इसमें संलग्न की गुप्त उष्मा जो होती है वो उच्च होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि देखिए रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके लिए न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो निर्धारित रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम मान होता है। तो देखिए, सबसे कम पूछे तो विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक पूछे तो ध्रुवों पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः जो है वो कम दाब वाले गैस जैसे कि मरकरी, बाष्प एवं आर्गन से भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा, बाष्प एवं आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो देखिए टिंडल, देखिए जो कोलाइड कणों के छोटे रूप के कारण
हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यह कण जो है वो प्रकाश की किरण को आकाशी से आसानी से फैला देता है, और यही प्रकाश की किरण को फैलाना जो है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा जो है वो पाई जाती है। तो डीएनए में पाई जाती है डी ऑक्सी राइबोज, और अगर आरएनए में पूछ ले तो आरएनए में पाई जाती है राइबोज। ठीक है, यहाँ डीएनए में पूछ रहा है आपसे, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा डी ऑक्सी राइबोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है। तो यह जो है वो उभयचर में भी और सरीसृप में भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य यानी मछलियों की बात कीजिएगा तो इसमें 2 कक्षीय हृदय होता है, और पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है। तो वो है प्लास्टिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिड। यह जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको कि रंगीन प्लास्टिड कहते हैं, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको कि व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी हुई होती है। तो जीवाणुओं की एक कोशिका भित्ति जो होता है वो पेप्टिडियोग्लाइकोन का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर पूछ ले कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसको जो है वो इंसुलिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु जो है वो किस संघ में पाया जाता है। तो ऑर्थोपोडा जो होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है। देखिए, मिश्रित ग्रंथि की अगर बात करता है तो मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है, जो अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वही सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, जो कि है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा वाटर जो है वो किस प्रकार का मिश्रण है। तो सोडा वाटर की अगर बात कीजिएगा तो सोडा वाटर जो है वो फोम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व जो है वो शामिल होते हैं। तो यह होता है पी ब्लॉक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है। तो देखिए, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, सीजियम से याद रखिएगा ये न्यूनतम आयतन विभव वाला तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन की बात कीजिएगा तो इसके याद रखिएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और हाइड्रोजन की बात कीजिएगा तो यह सबसे हल्का तत्व है। आगे कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को किसने दूर किया था। तो देखिए, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल उसके त्रुटियों को दूर करने और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको कि बोर का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान जो है वो लगभग 2.8 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.4 से याद रखिएगा सिरका का होता है, 2.2 से याद रखिएगा ये नींबू का होता है। आगे कह रहा है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो निकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग करता है या हटाता है। तो यह हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। पाइसीकरण जो है वो सामान्यतः ध्रुवीय समूहों से युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो वो है लंदन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। और इसका उद्देश्य जो है वो नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, और इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुआ था। आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बाघ। और इसको जो है वो 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो वो है हाथी। ठीक है, और इसको कब घोषित किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ये गलत है, यही गलत है। ओलिव की शाखा जो है वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, और कमल का फूल जो है वो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? देखिए, दिल्ली का मोती मस्जिद पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, और आगरा का मोती मस्जिद पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, तो दिल्ली का मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब बनवाया था। औरंगजेब का टेन्योर था 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आगे कह रहा है कि बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर। 14 नवंबर को याद रखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस भी जो है वो 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो सार्वभौमिक बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।